नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों 8 बज चुके हैं और हम आपके सामने उपस्थित हैं UPSSC PAT 2023 के कोर्स को कवर अप करने के लिए। और कल हमने क्लास में औरंगजेब को पढ़ाकर और किया था मुग़ल साम्राज्य का समापन, क्योंकि उत्तर मुग़ल काल इसमें कोई भी टॉपिक है नहीं। और अब जो हमारा टॉपिक है आज वो बहुत यूनिक टॉपिक, बहुत जानदार टॉपिक मराठा साम्राज्य से है। और मराठा साम्राज्य की क्लास 1 आज हम करा रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। ठीक है, तो ये क्या है इनका शासन, किस तरीके से इन्होंने अपना शासन बिल्ड किया, अब हम आप बात करते हैं इसी पर। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं टॉपिक की। देखिए क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। और जहां औरंगजेब की मृत्यु के बाद होती है, उत्तरवर्ती दौर चलता हुआ होता है। उसी समय पर औरंगजेब के ही समय में मुग़ल एम्पायर के साम्राज्य के समय पर ही, जिस समय पर मुग़ल साम्राज्य का औरंगजेब का समय चल रहा था, उसी समय पर महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र में एक हिंदू जागृत और हिंदू एकता के भाव को लेकर एक साम्राज्य उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं मराठा साम्राज्य, जिसे हम क्या कहते हैं मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य को और भी ज़्यादा मजबूत करने, और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में काम आया औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ। यानी किसकी काम आई? औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियाँ ये काम आई, क्योंकि और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर जो है मराठा साम्राज्य को विस्तार करने का मौका मिला। और अपने प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका जो निभाई वो किसने निभाई? औरंगजेब ने निभाई। क्योंकि औरंगजेब हिंदू विरोधी नीतियाँ कर रहे थे, तो हिंदू जितने भी व्यक्ति थे वो सब किधर जुड़ते चले जा रहे थे? मराठा साम्राज्य में जुड़ते हुए चले जा रहे थे। और जिससे मराठा साम्राज्य का सीमा विस्तार क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। ऐसे लोगों को, एक ऐसे राजा की, एक ऐसे छत्रपति की, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि उन सबको एक मुट्ठी में कर एकाग्रता के साथ एक साथ जो है एक मुट्ठी के साथ शासन चला सके। तो उसी में से एक आते हैं शिवाजी। ठीक है, अब शिवाजी कौन है? सामान्य परिचय हम शिवाजी का यहाँ से करते हैं। तो देखिए, शिवाजी के अगर जन्म की बात करें तो 1627 में शिवनेर पहाड़ी दुर्ग, यानी दुर्ग पहाड़ी भी कह सकते हैं, शिवनेर पहाड़ी दुर्ग में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? शिवनेर। एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कहाँ पर हुआ था। तो 1627 में जन्म हुआ था। कब पर? शिवनेर पर। ठीक है, पिताजी थे शाहजी भोसले। कहाँ थे? शाहजी भोसले। पहले अहमदनगर में ये काम करते थे एक सरदार के रूप में, परंतु जब अहमदनगर को औरंगजेब के द्वारा जीत लिया जाता है तो फिर यह है अहमदनगर से बीजापुर की तरफ चले जाते हैं। फिर औरंगजेब ने, शाहजहां ने, ठीक है, जब जीत लिया जाता है तो फिर ये कहाँ जाते हैं? बीजापुर। और बीजापुर में एक सरदार की भूमिका ये निभाते हैं, प्रधान सरदार की भूमिका यहाँ पर ये निभाते हैं। ठीक है भाई, बात करते हैं माता। तो जीजाबाई इनकी माता थी। संरक्षक कौन थे? दादो जी कोंडदेव इनके संरक्षक थे। आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करें तो रामदास थे। जबकि धार्मिक गुरु जो थे वो थे इनके, अगर मैं बात करूं धार्मिक गुरु, तो धार्मिक गुरु थे पंडित गंगा भट्ट। कौन थे? पंडित गंगा भट्ट। ठीक है, ये इनके कैसे गुरु थे? ये इनके धार्मिक गुरु थे। और जबकि इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कौन थे? रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, पहले इतने को कवर करते हैं। इतने को जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर दुर्ग पहाड़ी। पिता थे शाहजी भोसले। ठीक है, माता थी जीजाबाई। संरक्षक थे दादोजी कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु थे रामदास और धार्मिक गुरु थे पंडित गंगा भट्ट। अब बात क्या होती है 1646 ईस्वी में। देखिए 1646 ईस्वी में जब दादाजी कोंडदेव की हो जाती है मृत्यु, पहले उससे पहले दादाजी कोंडदेव से मृत्यु हो जाती है, तो ये पूना की जागीरें जो हैं, किसकी? पूना की जागीरें जो हैं वो किसको मिल जाती हैं? वो मिल जाती हैं शिवाजी को। किसको मिल जाती हैं? शिवाजी को पूना की जागीरें मिल जाती हैं। और जब पूना की जागीरें मिल जाती हैं तो पूना की जागीरें मिलने के बाद 1646 ईस्वी में पूना के पास में एक जगह है तोरण का किला, ये जीत लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1646 में तोरण का किला ये जीत लेते हैं, क्योंकि पूना की जागीर इनके पास पहले से थी। ठीक है, और आगे ये किला जीत लेते हैं। कब? 1646 में।
उसी समय 1648 में पुरंदर का किला जीत लेते हैं। क्या जीत लेते हैं? पुरंदर का किला जीत लेते हैं। और उसी समय पर मराठों का एक राजा होता है, मराठा राजा होता है चंद्रराव, उनसे 1656 में चंद्रराव मोर से जावली का किला भी ये जीत लेते हैं। तो पहली जो इनकी विजय थी वो कौन कौन सी थी? अभी इन्होंने राज्याभिषेक नहीं किया है। दादोजी कोंडदेव जब थे इनके संरक्षक तो अल्पायु में थे, परंतु पिताजी ने इन्हें पूना की जागीर दे दी थी, परंतु दादाजी कोंडदेव उनके संरक्षक बनकर उन जागीर को देख रहे थे। अंततः दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है। पूना की जागीरें कौन देखने लगते हैं? वो देखने लगते हैं खुद शिवाजी, और पूना इनके पास होता है। और 1646 में पूना के पास तोरण के किले को जीतते हैं। सबसे पहले इनकी जीत यही थी। अंततः 1648 में पुरंदर का किला जीत लेते हैं और 1656 में चंद्रराव मोर जो मराठाई शासक थे उनसे ही जो है जावली का किला जीत लेते हैं। अंततः वो घड़ी आ चुकी है जो इस घड़ी की पूरी जान है। क्या है? मुगलों का बीजापुर में संघर्ष चल रहा था। कब? 1658 में मुगल और बीजापुर को लेकर संघर्ष कर रहे थे कि बीजापुर हमारी जागीर हो। और इसी समय शिवाजी जो है वो मराठों से मित्रता के लिए बात करते हैं। किससे? मराठों से मित्रता करना चाहते हैं। कौन? शिवाजी मराठों से मित्रता करना चाहते हैं, परंतु औरंगजेब ने एक तुच्छ राजा समझते हुए, एक तुच्छ शासक समझते हुए औरंगजेब ने इसमें रुचि नहीं ली। ठीक है। इसी समय क्या होता है कि औरंगजेब जो है अपना हाथ दिखाता है और बीजापुर पर कुछ जागीरें जो है अपने अधिकार में कर लेता है। औरंगजेब बीजापुर की कुछ जागीर अपने पास कर लेता है। और उसी समय जो होती है औरंगजेब और बीजापुर के शासक, औरंगजेब और बीजापुर के शासक के बीच में क्या होती है? संधि होती है। औरंगजेब और बीजापुर के शासक के बीच संधि होती है और शिवाजी को औरंगजेब आदेश देता है कि जो जागीरें आपने बीजापुर की अपने कब्जे में की हैं आप उनको छोड़ दो। इस पॉइंट को गौर से समझिए। औरंगजेब से जब रुचि का शिवाजी मित्रता करने का भाव पैदा करते हैं तो औरंगजेब ने कमजोर शासक, छोटा सा शासक, मामूली सा शासक समझकर जो है इसमें रुचि ली नहीं। अंततः क्या होता? बीजापुर के कुछ आसपास के क्षेत्रों को जीत लेता है। कौन? शिवाजी। फिर शिवाजी तो बीजापुर को लेकर संघर्ष कर ही रहे थे, मुगल। तो मुगलों में जो बीजापुर का शासक होता है वो उनके अधीन आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके अधीन ही काम करूँगा। तो परंतु मेरी जागीरें मुझे वापस लौटा दो। तो अब औरंगजेब जो है बीजापुर की जो जागीरें शिवाजी ने जीती थी, पहली बार जब पता चलता है कि शिवाजी कोई है, और शिवाजी से जाकर कहते हैं कि आप जो है अपनी जागीरें, उस आदेश दिलवाते हैं कि आप अपनी जागीरें जो बीजापुर से जीती थी वो आप वापस कीजिए। शिवाजी ने इसे मना कर दिया। तो किसने? शिवाजी जो है इनको मना कर देता है देने के लिए। वहीं जब मना कर देता है तो ठीक है, तो शासक जो होता है बीजापुर का शासक वो अपने सेनापति किसको? अफजल खां को भेजता है शिवाजी को कैद करने के लिए कि जाओ पकड़ लो, छोटा सा शासक है, पकड़ लो, अभी चिट्टू मिट्टू काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अफजल खां जाते हैं और अफजल खां को शिवाजी चालाकी से जो है चाकू मार के जो है उसकी हत्या कर देते हैं। तब जाकर लगा कुछ कि भाई ये तो कुछ तेजी शासक है। तब पता चला कि शिवाजी थे। तब पहली बार पता चला शिवाजी थे। और चाकू मार के हत्या करने के साथ साथ पन्हाला का किला जीत लेता है, कोल्हापुर जीत लेता है और उत्तरी कोंकण को जीत लेता है। यानी और अधिकार कर लेता है, और क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लेता है। शिवाजी अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तार कर ही रहे थे। तभी औरंगजेब क्या कहते हैं कि ठीक है भाई, मैंने अब खुद कहना है, और शाइस्ता खां को भेजता है और शिवाजी के पास कि जाइए उसको हटाइए, बंगाल के शासक से कुछ नहीं हुआ। तो जो अहमदनगर की जागीरें होती हैं शाइस्ता खां जाकर उसे वहाँ घेरता है और इस शाइस्ता खां की पावर को देख कर जो है शिवाजी थोड़े से पीछे हटते हैं और अपनी जागीरें जो है थोड़ी सी पीछे छोड़ देते हैं। अंततः शाइस्ता खां को भी छापामार नीति करते हैं। शाइस्ता खां करते हैं छापामार नीति से उसके बंकर पर हमला करते हैं, परंतु वहाँ पर जो है शाइस्ता खां घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शाइस्ता खां घायल हो जाते हैं। और जैसे ही शाइस्ता खां घायल होते हैं औरंगजेब तुरंत कहते हैं अब ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब इसे दिमाग से हराना पड़ेगा। मतलब अफजल खां को भेजा विफल, शाइस्ता खां को भेजा विफल, शाइस्ता खां को भी चाकू मार के मतलब घायल कर दिया हमला करके। अब क्या है, शाइस्ता खां को औरंगजेब ने बुला लिया कि तुम आ जाओ बेटा, तुम्हारे बस की कोई काम नहीं है, ठीक है, तुम नालायक हो बिल्कुल। और क्या करा उसके बाद, तुम जाओ बंगाल के गवर्नर बनकर बंगाल की देख रेख करो, अब मैं खुद करता हूँ। इसी बीच में जो है हो जाता है यहाँ समझौता। और यहाँ बीजापुर में यहाँ पर पुरंदर में जो होता है, एक पुरंदर का एक व्यक्ति होता है जिसे हम आमेर का, पुरंदर कह रहे हैं, एक आमेर का जो शासक होता है वो होता है जय सिंह। फिर ये उसको भेजते हैं, ठीक है। अब आमेर का जो शासक होता है जय सिंह, और जय सिंह को किसके पास भेजते हैं? शिवाजी के पास भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं? शिवाजी के पास भेजते हैं। 1665 में पुरंदर के पास जो है शिवाजी को ये घेर लेते हैं चारों तरफ से। कौन?
जयसिंह जो है चारों तरफ से शिवाजी को घेर लेते हैं और अंततः शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो अब जो आगे हम पढ़ेंगे पुरंदर की संधि पढ़ेंगे, उससे पहले हम करेंगे रिकॉल। तो क्या हुआ, 1658 से रिकॉल करेंगे, उससे पहले हम रिकॉल कर चुके हैं। 1658 में बीजापुर, मुगलों और बीजापुर का संघर्ष चल रहा था। शिवाजी ने मित्रता भाव रखा, औरंगजेब ने रुचि नहीं ली। बीजापुर संधि हुई, ठीक है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी से कहा जागीरें छोड़ दो, उनने मना कर दी। शासक ने सेनापति अफजल खां को भेज दिया शिवाजी के पास। शिवाजी ने चाकू मार कर हत्या कर दी। पन्हाला जीत लिया, कोल्हापुर जीत लिया, उत्तरी कोंकण जीत लिया। फिर शिवाजी ने कहा ठीक है तेरे बस की बात नहीं है उस राजा से, और औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को कैद करने के लिए भेजा, पकड़ने के लिए भेजा। परंतु शिवाजी जो है अहमदनगर की जागीरों को, जो पहले अहमदनगर की जागीरें थी, उन्हें कब्जा में कर लिया था। थोड़ा बहुत टिचमुट जो है हट के पीछे हट जाता है। परंतु फिर क्या होता है, शाइस्ता खां जो है उन पर और कमज़ोर समझ कर जो है उन पर हमला करती हैं, छापा मार हमला करते हैं, छिप का हमला करते हैं। और शिवाजी जो है उसी हमले में चालाकी से जो है शाइस्ता खां को भी घायल कर देते हैं। और औरंगजेब शाइस्ता खां को वापस बुला लेते हैं और कहते हैं तुम बंगाल के गवर्नर, अब इसे इनका ही व्यक्ति मारेगा, अब इन्हें इनका ही व्यक्ति इनका पकड़ लाएगा। जब वो आमेर के एक शासक जयसिंह राजा को, आमेर के राजा जयसिंह को जो है शिवाजी को कैद करने के लिए भेजते हैं, और शिवाजी को वह पुरंदर के चारों तरफ जो है घेर लेते हैं 1665 ईस्वी में। और 1665 में ही मजबूरी में शिवाजी और जयसिंह को पुरंदर की संधि करनी पड़ती है, और उसी संधि को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ अगर स्क्रीनशॉट हो गया हो तो। ठीक है भाई, और हम आगे पढ़ेंगे पुरंदर की संधि। पहला ये देखिए, अगर टॉपिक में मजा आ रहा है, तो आप करेंगे लाइक। सारे लोग दबा के लाइक करो, शेयर करो, सारे लोग दबा कर जो है लाइक करो, बिल्कुल शेयर करो सारे दोस्तों पर, कि बहुत ही मजे का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके टॉपिक समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, चलिए अब हम बात करने वाले हैं पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि हुई किस किस के बीच में थी भैया, अब मैं आपको यहाँ बिल्कुल डिटेल में लेके चलता हूँ, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है भाई, कब की बात है, 1665 की बात है। क्या हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी। क्या हुई थी, पुरंदर की संधि। और किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी भैया जयसिंह के बीच। किसके बीच, जयसिंह के बीच, और वर्सेस शिवाजी के बीच। किसके बीच, शिवाजी के बीच। अब जयसिंह किसके अधीन है, औरंगजेब के। किसके अधीन है, औरंगजेब के अधीन है ये। ठीक है भैया, अब शिवाजी के पास जो होते हैं वो होते हैं 41 किले। शिवाजी के पास जो होते हैं कितने किले होते हैं, 41 किले होते हैं। कितने किले होते हैं, 41 किले होते हैं। जिनमें से क्या होता है कि 28 किले और 12 किले, सॉरी 28 और शायद 23 किले, सॉरी 23 किले, और 23 और आपके 12 यानी कि 35 किले होते हैं आई थिंक, सॉरी कितने होते हैं, 35 किले। वो मुझसे थोड़ा गलती हो गई थी काउंटिंग, 35 किलो होते हैं। 23 किले ऐसे होते हैं जिनकी 4 लाख हूण प्रति वर्ष, 4 लाख हूण प्रति वर्ष आय होती है, और इनकी होती है 1 लाख हूण प्रति वर्ष आय। तो ये वाले जो होते हैं ये किसको देने होते हैं, ये आप किसे दोगे, औरंगजेब को दोगे, औरंगजेब को दोगे। ये संधि में बात होती है। और ये वाले जो किले हैं ये स्वयं शिवाजी को मिल रहेंगे। किसके पास रहेंगे, शिवाजी के पास। तो 35 किलो में से 23 किले 4 लाख हूण प्रति वर्ष वाले कितने औरंगजेब को मिलेंगे, और 12 किले जो है इस संधि में आप अपने पास रखोगे। ठीक है भाई, ये संधि में समझौता हुआ। और फिर शिवाजी के पुत्र को, शिवाजी का जो पुत्र होता है संभाजी, कौन सा होता है, संभाजी को औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा 4,000 मनसब के साथ दरबार में रहने को मौका मिलेगा। 4,000 मनसब के साथ दरबार में रहने का मौका मिलेगा, एक नौकरी भी मिलेगी, उन्होंने कहा इसके एवज में। तो ये थी पुरंदर की संधि। वो तैयार हो जाता शिवाजी की, ठीक है भैया, ठीक है, शिवाजी जो है तैयार हो जाता है, और शिवाजी को जो है जयसिंह औरंगजेब से मिलने के लिए उनके दरबार में भेजते हैं। किसके दरबार में भेजते हैं, औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं। किसको, शिवाजी को, कौन, जयसिंह।
अंततः क्या होता है आप समझ लीजिए। जब शिवाजी को भेजते हैं उनके दरबार में मिलने के लिए, औरंगजेब से व्यक्तिगत आगरा भेजते हैं, तो वहाँ पर उनकी कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते जो है वहाँ हो जाता है विवाद, और इस विवाद का जो है औरंगजेब सहन करता नहीं, और औरंगजेब आगरा के किले में जो है शिवाजी को कैद कर देता है, कारावास में डलवा देता है। परंतु वहाँ भी शिवाजी जो है छापामार नीति मारकर, यानी कि अपनी चालाकी मारकर, छापामार नीति चालाकी के साथ जो है 1666 में जो है फरार हो जाते हैं कैद से। तो अगली जो घटना है वो क्या है, अगली जो घटना है वो कौन सी है, वो है भैया 1666 की घटना, जब आगरा से शिवाजी जो है, शिवाजी कैद से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अपनी जो खोई हुई जागीरें थी उनको लौटाने का प्रण कर लेते हैं शिवाजी की। अब मुझे जो है उनको लौटाना है, उनको वापस करना है, और तभी वो 1670 में पुनः सूरत को लूट लेते हैं। किसको लूट लेते हैं? सूरत की लूट करते हैं। किसकी करते हैं? सूरत की लूट करते हैं। और इतनी ही खुशी की बात ये थी कि सूरत की लूट करने के साथ साथ 1674 में ये अपना क्या कर देते हैं, राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक जो है ये करते हैं। और इनके राज्याभिषेक में कौन इनके साथ होता है? काशी के पंडित। कौन कहते रहते हैं? काशी के पंडित कौन, जिसका जी अभी नाम बताया था, गंगा भट्ट, ये रहते हैं पंडित जी जो इन्हें करते हैं। और यहाँ पर इनको उपाधि देते हैं छत्रपति शिवाजी कहते हैं। शिवाजी इनका नाम है। ठीक है जी, शिवाजी इनका नाम है। और ये अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यवंशी क्षत्रिय या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया कि मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ। तो ये वाली बात अभी आप नोट कर लो। 1666 में आगरा के किले से कैद में से कौन फरार हो जाते हैं? शिवाजी अपनी चालाकी से, जिन्हें औरंगजेब मिलने के बहाने में कोई व्यक्तिगत कारण हो जाते हैं, उन्हें कैद में डाल देते हैं। और फिर लूटी हुई जागीरें जो वापस कर दी थी, जागीरें किले वापस कर दिए थे, उन्हें वापस लाने के लिए पुनः सूरत को लूट लेते हैं कि भैया कुछ ना मिला तो कुछ तो मिला। और इस वजह से फिर इन्हें गंगा भट्ट कहते हैं। जब तक तुम राजा नहीं बनोगे, जब तक तुम्हें कोई ना कोई छीणी शासक बताएगा, इसलिए वो करते हैं अपना राज्याभिषेक। 1674 में काशी के पंडित हैं गंगा भट्ट, और छत्रपति की उपाधि देते हैं। और यहाँ से सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाते हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय ये अपने आप को कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप अपने माइंड में रखो, यहाँ तक फिट। ठीक है भैया, चलिए और आगे अगर हम बात करें तो 1677 में क्या करते हैं? 1677 में एक बात और याद कर लो। 1677 में ये गोलकुंडा की सहायता से, किसकी सहायता से? गोलकुंडा की सहायता से जो है वो अंतिम अभियान करते हैं। कहाँ का? अंतिम अभियान कहाँ करते हैं? कर्नाटक का करते हैं। और भैया 1680 में हो जाते हैं सुचोप, यानी कि इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये थी इनकी कहानी थोड़ी सी। अब हम बात करेंगे इनकी सैन्य व्यवस्था, इनका मंत्रिमंडल और इनके द्वारा किए गए कुछ और सुधार क्या थे। ठीक है भैया, अब हम जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे? इनके मंत्रिमंडल की सीधी बात करेंगे। एक क्वेश्चन इनके मंत्रिमंडल से भी आता है, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको करेंगे नोट। ठीक है भैया, कोई घबराने वाली बात आपको यहाँ से नहीं है, कोई भी, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि शायद कोई घबराने वाली बात यहाँ से हो सकती है। ठीक है भैया, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा नोट। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं इनके मंत्रिमंडल की। ठीक है भैया, अब इनके जो थे अष्टप्रधान थे। यहाँ पे इनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान कहा जाता था भैया। क्या कहा जाता था? अरे अष्टप्रधान। तो वो अष्ट में से कौन थे? तो नंबर 1 पर जो थे वो पेशवा थे। नंबर 1 पर कौन थे? पेशवा। और ये कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री होते थे। दूसरे नंबर पर जो होते थे वो कौन थे? सर-ए-नौबत थे। सर-ए-नौबत थे भैया। और ये क्या थे? सैन्य विभाग के अधिकारी होते थे,
सैन्य विभाग के अधिकारी होते थे, सर्वोच्च अधिकारी होते थे भैया। तीसरे थे अमात्य। तीसरे कौन थे? अमात्य थे। ये आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। क्या रखते थे? लेखा जोखा रखते थे भैया, ये भी याद रखेंगे। चौथे नंबर पर जो थे वो चिटनीस थे। कौन थे? चिटनीस थे, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं पत्राचार अधिकारी। क्या कहते हैं हम इनको? पत्राचार अधिकारी। ठीक है भैया, क्या होते थे? पत्राचार अधिकारी होते थे। पांचवें नंबर पर जो होते थे वो सुमंत होते थे। क्या होते थे? सुमंत होते थे, जिन्हें हम विदेश मंत्री बोल देते हैं आज। तो विदेशी मामले जो है, विदेशी मामले ये देखते थे। छठे नंबर पर जो होते थे वो कौन होते थे? वो होते थे छठे नंबर पर बाकिया। क्या होते थे? बाकिया, यानी कि जो दैनिक कार्यों को देखते थे। जो किसको देखते थे? दैनिक कार्यों को देखते थे। सातवें नंबर पर जो कौन थे? सातवें नंबर पर जो थे वो आपके होते थे, जिन्हें हम कहते थे छठे नंबर पर एक बार मैं पढ़ लेता हूँ उनको। पेशवा, सरेनोबत, अमात्य। अच्छा, पंडित राव होते थे। कौन होते थे? पंडित राव नहीं लिखा है अभी। पंडित क्या होते हैं? पंडित राव। क्या होते हैं भैया? पंडित राव। ये क्या देखते थे? ये धार्मिक मामले। क्या देखते थे? धार्मिक मामलों के अधिकारी होते थे, धार्मिक मामलों। और आठवें नंबर पर होते थे न्यायाधीश। ठीक है, और क्या देखते थे? न्याय मामले ये देखते थे। ठीक है भैया, तो ये था इनका अष्टप्रधान। याद कर लेना शिवाजी का अष्टप्रधान, बिल्कुल फुर्ती से याद कर लेना शिवाजी का अष्टप्रधान, वरना तो देख लेना 1 नंबर कट जाएगा आपका, 1 नंबर कट जाएगा पक्का। तो मैं एक एक बात यहाँ से बता देता हूँ दोबारा से, आप इसका स्क्रीनशॉट तो लिखो, जो मन करे वो काम करो आप। ठीक है भैया, जो भी तुम्हारा मन करे वो करो, ठीक है, परंतु तैयार करो। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान होते थे। पेशवा होते थे प्रधानमंत्री, सरेनोबत होते थे सैन्य विभाग, अमात्य होते थे आय व्यय के लेखा जोखा करने वाले, चिटनीस होते थे पत्राचार अधिकारी, सुमंत होते थे विदेश मामलों के मंत्री, और बाकी होते थे दैनिक कार्यों के, पंडित राव होते थे धार्मिक मामले, न्यायाधीश होते थे न्याय मामलों को देखने वाले। हो गया नहीं हो गया? चलिए अब बात करते हैं इनके बाद में इनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी। इनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी ये भी तो देख लेंगे। इनकी सैन्य व्यवस्था क्या थी, तो देखते हैं सैन्य व्यवस्था क्या थी। सैन्य व्यवस्था, तो अब सबसे पहली बात यह है, पैदल सेना को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। क्या जाता था? पाइक कहा जाता था पैदल सेना को। ठीक है भैया, और 25 घुड़सवारों को, 25 घुड़सवारों को किसके बराबर रखा जाता था? किसके? एक हवलदार के। और भैया दूसरी बात, दूसरी 5 हवलदारों को किसके बराबर रखा जाता था? एक जुमलादार के। ठीक है भैया, और 10 जुमलेदारों को, 10 जुमलादारों को जो रखा जाता था 1 हजारी में रखा जाता था। क्या रखा जाता था? 1 हजारी। 1 हजारी में रखा जाता था। और भैया चौथी बात ये थी, 4 स्टेप थे कि 5 1 हजारी को क्या कहा जाता था? शायद आई थिंक 5 हजारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 5 हजारी कहा जाता था। और इसका जो अधिकारी होता था वो होता था सर-ए-नौबत। इसके बाद में कौन आता था? सर-ए-नौबत, और ये होता था सैन्य विभाग का अधिकारी। अभी मैंने अष्टप्रधान लिखा था तो उसमें नोट करके लिख लेना, अष्टप्रधान में नोट इन पॉइंट करके लिख लेना भैया। अब मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है, क्या है कि एक तो आपका पंडित राव व न्यायाधीश, इनके अतिरिक्त शेष को, यानी 6 को, शेष को सैन्य सेवा देनी होती थी, यानी सब सेना में काम कर सकते थे, सैन्य सेवा देनी होती थी।
ये भी थोड़ा सा याद रखें नोट पॉइंट। यानी पंडित राव धार्मिक मामले को, न्यायाधीश वाले को छोड़कर जितने भी 6 अधिकारी होते थे, 6 प्रधान होते थे, उन सबको क्या देनी होती थी? सैन्य। तो ये थी सैन्य व्यवस्था इसकी। करो इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, फुर्ती से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। फुर्ती से करे जाओ, खटाखट तरीके से, बिल्कुल फुर्ती से स्क्रीनशॉट और बिल्कुल लिखे जाओ। हम कुछ नहीं कहने के फिर बनना तो, ठीक है भैया। अब इसमें एक और बात याद करेंगे हम यहाँ पर। एक होते थे क्या नाम है उनका? सिलहदार। कौन होते थे? सिलहदार। ये होते थे सिलहदार। एक व्यक्ति एक प्रकार होते हैं सिलहदार। ये क्या होती थी? अनियमित सेना होती थी। कैसी होती थी? अनियमित सेना होती थी और अल्पकाल सेवा देती थी और लूट का एक हिस्सा जो है ये लेती थी और घोड़ों से, अस्त्र से जो है मराठों की क्या करती थी? सहायता करती थी सिलेदार। ठीक है भैया, ये भी हो गया। चलो आगे कुछ शब्दावली हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा और जरूरी याद रखना पड़ेगा। काम चलेगा नहीं बिना याद रखे, काम बिल्कुल नहीं चलेगा बिना याद रखे। अगर वो आपने याद नहीं करे तो शायद आप 1 नंबर से अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। अगर ऐसा तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर पर जो है वो चौथ, वो है चौथ। तो ये क्या होता था? पड़ोसी राज्यों से लूटा हुआ माल जिसका 1/4 हिस्सा राज्य को मिलता था। राजा को मिलता था। किसको मिलता था? राजा को। और वे लूटपाट या संरक्षण लूटपाट न करने व संरक्षण देने का वादा करता था। क्या करता था? देने का वादा। यानी कि पड़ोसी राज्यों से लूटा हुआ माल होता है जिसका 1/4 हिस्सा राजा को मिलता था, लूटपाट न करने का और संरक्षण देने का वादा करता था। ठीक है। दूसरा जो होता था वो सरदेश होता था, सरदेशमुखी। ठीक है भैया। तो ये क्या था? शिवाजी स्वयं अपने आप को क्या कहते थे? सरदेशमुखी कहते थे, सरदेशमुखी बताते थे। ठीक है। और लोगों से उनकी आय का 1/10 लेते थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए। रक्षा करने के लिए भैया। तो ये भी थोड़ा याद रखो। ठीक है। एक होता था मोकासा। क्या होता था? एक होता था मोकासा। ठीक है, जिसे हम सरंजाम कहते थे। ठीक है। ये क्या होता था? ये जागीरें होती थी। क्या होती थी? जागीरें होती थी। ठीक है, जागीरें होती थी और प्रमुख सरदारों को मिलती थी और शेष को क्या मिलती थी? शेष को नगद वेतन। ठीक है भैया। तो एक बार इनको रिकॉल करेंगे, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, टेंशन ना दो। तो 3 है शब्दावली यहाँ से जिनमें हमें याद रखना। चौथ, पड़ोसी राज्यों से लूटा हुआ माल जिसका 1/4 हिस्सा जो है वो राज्यों से लूटपाट न करना व संरक्षण देने का वादा करता था। सरदेशमुखी क्या होता? शिवाजी अपने आप को पड़ोसी राज्यों का सरदेशमुखी कहता था और सरदेशमुखी के पास आय का 1/10 लेता था जिससे कि लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है। मोकासा सरंजाम क्या होता था? जागीरें होती थी जो प्रमुख सरदारों को मिलती थी और शेष को जो प्रमुख सरदारों से अलग जो होते थे उनको क्या मिलता था? नगद वेतन। तो बेटा ये था शिवाजी का, छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसलिए अलग बनाया क्योंकि अब जो एक क्लास में सारा कवर हो जाएगा शिवाजी का उत्तराधिकार। तो हमारी एक क्लास और रहेगी इसकी। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर आपको सेशन में मजा आया तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए सेशन में, ऐसे जानदार धुआंधार तरीके से तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्जाम के 60 दिन बचे हैं। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी से हम 1 तारीख से डबल क्लास आपकी कर देंगे, आपके सिलेबस की डबल क्लास कर देंगे 1 तारीख से। 1 तारीख तक रक्षाबंधन अच्छे तरीके से मनाइए, उसके बाद जो है आपकी डबल क्लास कर देंगे जब तक एक क्लास करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।